नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। तो आज अपनी हिंदी कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं इकाई 2 के 4th पार्ट को, जो चौथा भाग है इकाई 2 के अंतर्गत कक्षा शिक्षण के सिद्धांत। तो आज हमने पढ़ने हैं कक्षा शिक्षण के सिद्धांत। देखिए, आपने सिलेबस देखा होगा। तो इकाई 2 में यूनिट 2 में आपको 4 पार्ट दिखाई देंगे, 4 भाग दिखाई देंगे। एक में मातृभाषा और उसका महत्व हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों की हमने बात की थी। विभिन्न स्तरों पर कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, मातृभाषा को कैसे पढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद तीसरे टॉपिक में हमने बात की थी मातृभाषा शिक्षण के सिद्धांतों की, यानी लास्ट क्लास में हमने ये बात की थी। और आज हमारा अंतिम और चौथा भाग है कक्षा शिक्षण के सिद्धांत। तो आज का हमारा टॉपिक है कक्षा शिक्षण के सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने कहा कक्षा शिक्षण के सिद्धांत। कक्षा में शिक्षण कराते हुए जिन सिद्धांतों की पालना करती हैं उन्हें कहते हैं कक्षा शिक्षण के सिद्धांत। ये तो हमें सिंपल समझ में आ गया। सिद्धांत मतलब ध्यान देने योग्य बातें। ध्यान देने योग्य बातें, कौन ध्यान देगा उन बातों पे? जो शिक्षण कराएगा। शिक्षण कौन कराएगा बच्चों? शिक्षण शिक्षक कराएगा। ठीक है, शिक्षक ही कराता है ना शिक्षण। तो इसका मतलब जो बातों का ध्यान, जिन बातों का ध्यान शिक्षक को रखना है, उनकी चर्चा होगी यहाँ पे। ठीक है, तो केंद्र में कौन रहेगा? शिक्षक। तो अब पढ़िए इसे। शिक्षा के पुनरुत्थान में शिक्षक का केंद्रवर्ती स्थान है और उसकी शैक्षिक दक्षता के विकास पर ही शिक्षा की पुनर्रचना की सफलता निर्भर करती है। अच्छे शिक्षकों के अभाव में अच्छी प्रणाली भी असफल होगी, परंतु अच्छे शिक्षकों के रहने पर यदि किसी प्रणाली में कोई त्रुटि भी है तो वह भी दूर हो जाएगी। हिंदी शिक्षण में हम जिन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं उनमें से अधिकांश का आधार मनोविज्ञान है। अतः बालकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए ही एक हिंदी अध्यापक को इन सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया कक्षा शिक्षण के सिद्धांतों का मतलब कक्षा में शिक्षण कराने के दौरान अध्यापक को किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन सिद्धांतों की पालना करनी है, उनकी यहाँ पे बात होगी। और इन सिद्धांतों के अगर हम बात करें कि आधार क्या है इनका, तो आधार है मनोविज्ञान। मनोविज्ञानी तो कहता है कि कक्षा में बालक की योग्यता, आवश्यकता, रुचि को ध्यान में रख करके फिर पढ़ाओ। तो इन सिद्धांतों का या इन बातों का आधार क्या है? मनोविज्ञान है। तो एक हिंदी अध्यापक को भी इन सिद्धांतों का पालन करते हुए कक्षा में शिक्षण कराना चाहिए। तो चलिए, अब कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है, उनकी ओर बढ़ते हैं। देखिए, कक्षा शिक्षण के सिद्धांतों में जो पहला सिद्धांत है वो है उद्देश्य का सिद्धांत। उद्देश्य का सिद्धांत, हम कोई भी काम करते हैं ना बच्चों, तो उसका उद्देश्य होता है। अब उद्देश्यों का हमें निर्धारण करना होता है। जब हम कक्षा में शिक्षण कराते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम बच्चे को ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो इससे हमारी किस उद्देश्य की पूर्ति होगी। ठीक है, तो हमारा ये जो कक्षा शिक्षण है उसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें अपना उद्देश्य क्लियर करके चलना है कि हमने बच्चे को ये पढ़ा करके किस उद्देश्य की पूर्ति करनी है। अब जब उद्देश्य निर्धारित करने हैं तब क्या करना है? तब एक शिक्षक को उद्देश्य निर्धारित करते समय ऐसे उद्देश्य बनाने हैं जो कि अपने आप में स्पष्ट हों, पूरी तरह से क्लियर हों और जिनका मूल्यांकन हो सके। यानी जब आप पढ़ा देंगे कक्षा को तो आपके जिस उद्देश्य की पूर्ति होगी तो बच्चों का मूल्यांकन करने पर आपके उस उद्देश्य का मूल्यांकन भी हो सके, ताकि आप चेक कर सकें कि क्या आपके पढ़ाने का बच्चों को कोई फ़ायदा मिला है या नहीं। तो उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए और मूल्यांकन के योग्य होने चाहिए, बाद में उनका मूल्यांकन किया जा सके, ऐसे उद्देश्य होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि देखिए, उद्देश्य जो है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि हम कोई यात्रा करते हैं तो उसमें हमें मंजिल पर पहुंचना होता है, वो हमारा उद्देश्य होता है ना।
तो इसी तरह से उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा उद्देश्य का सिद्धांत है वो ये कहता है कि अगर मंजिल तय नहीं होगी तो यात्री भटक जाएगा, है ना। और यात्रा में जो खर्चा होगा, जैसे साधन लगेंगे, समय लगेगा, शक्ति लगेगी, वो भी ऐसी चली जाएगी। इसलिए क्या करना है, घर से निकलने से पहले उद्देश्य निर्धारित कर लेना है। तो उद्देश्य निर्धारण करना किसी भी अध्यापक के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये कहता है उद्देश्य का सिद्धांत। फिर है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। अब जीवन से संबंध स्थापित करने का मतलब क्या हुआ, देखिए जब हम बच्चे को हिंदी पढ़ाते हैं तो हम सभी जानते हैं हिंदी के जो पाठ हैं उसमें बहुत सारे उदाहरण आते हैं, व्याख्याएं आती हैं, और इसके अलावा बहुत सारा रचना कार्य, यानी जैसे पत्र लेखन में भी रचना कार्य में आता है, और इसके अलावा मुहावरे, कहावतें, इन सब का ज्ञान कराया जाता है बच्चे को, ठीक है। अब इनका वो दैनिक जीवन में उपयोग भी तो कर सकता है। मुहावरे और जो कहावतें आई हैं, क्या उनका जीवन में प्रयोग नहीं है ना। तो जीवन से संबंधित करके पढ़ाना है हमें। अगर हमने बच्चे को एक बेहतर जीवन प्रदान करना है, एक बेहतर जीवन के लिए उसे तैयार करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसको जो भी कुछ पढ़ाया जाए ना, वो उसके जीवन से संबंधित करके उसके साथ तादात्म्यकरण स्थापित करके फिर ही पढ़ाना चाहिए, ठीक है। फिर मूल्यांकन का सिद्धांत। मूल्यांकन का सिद्धांत क्या कहता है, अब मूल्यांकन करना क्या है, मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, पहले मैं इस पे बात करूंगी। मूल्यांकन एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। द्विपक्षीय मैंने क्यों कहा, लोग इसको एक पक्षीय कहते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये द्विपक्षीय है, क्योंकि ये दो बातों की ओर संकेत करती है, दो बातों का हमें ज्ञान देती है। पहला, छात्र कितना सीख पाया है, और दूसरा पक्ष क्या है, शिक्षक कितना सिखा पाया है। ये दोनों पक्षों की बात करती है, इसलिए इसको मैं कहूँगी द्विपक्षीय प्रक्रिया। छात्र कितना सीख पाया है और शिक्षक कितना सिखा पाया है। तो मूल्यांकन द्वारा छात्र की जो अधिगम प्रभावशीलता है और अध्यापक की जो शिक्षण प्रभावशीलता है, दोनों को चेक किया जा सकता है, ठीक है। छात्र की अधिगम प्रभावशीलता, अधिगम कितना प्रभावी हुआ, और शिक्षक की शिक्षण प्रभावशीलता, यानी शिक्षण कितना प्रभावशाली था। अगर शिक्षण प्रभावशाली होगा तो अधिगम भी प्रभावशाली अपने आप ही हो जाएगा। तो इन दोनों का पता लगा सकते हैं हम मूल्यांकन के द्वारा, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, कक्षा शिक्षण के सिद्धांतों के रूप में इस मूल्यांकन के सिद्धांत की पालना की जानी चाहिए, इसे उपयोग में लेना चाहिए हमें, और हमें पढ़ाने के बाद बच्चे का मूल्यांकन करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रेरणा का सिद्धांत। अब प्रेरणा क्या चीज़ है, देखिए बच्चे कई बार कक्षा में रुचि नहीं लेते, इसके लिए हमें उन्हें प्रेरित करना पड़ता है। जैसे कि हम मनुष्य की प्रवृत्ति की बात करें तो मनुष्य सभी चीज़ों में तो इंटरेस्ट नहीं लेता ना, जो उसके पूरे दिन में उसके साथ हो रही हैं, नहीं, वो बोर भी हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक शिक्षक को क्या करना है, अपनी कक्षा में बच्चों की रुचि का ध्यान रखना है, उनको बोर नहीं होने देना, उनको टाइम टू टाइम प्रेरणा देती रहनी है, और ऐसे काम ऐसे तरीके से पढ़ाना है जिससे कि कक्षा के बाहर उनका ध्यान ही ना जाए और वे पूरी तरह से पढ़ाई के प्रति या सीखने के प्रति या अधिगम के प्रति प्रेरित हों, ठीक है। आगे है जनतंत्रीय सिद्धांत या जनतांत्रिक सिद्धांत। अब ये जनतांत्रिक सिद्धांत क्या कहता है, जनतंत्र क्या चीज़ है, अगर लोकतंत्र जनतंत्र एक ही शब्द है ना, इनको प्रयोग किया जाता है, तो अब आप ये बताओ ये है क्या। अगर लोकतंत्र का बच्चों से मैं अर्थ पूछते हैं तो बच्चे एक लाइन में उत्तर देते हैं, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, यही कहते हैं ना, आप लोगों का भी यही आंसर होगा। तो जनतांत्रिक सिद्धांत क्या है कि जिस तरह से जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, तो जनता क्या है, सर्वोपरि है। तो कक्षा में आपने जनतांत्रिक सिद्धांत को कैसे अपने प्रयोग में लेके आना है, वहाँ पे आपने जो बच्चे हैं उनको जनता ही मानना है। जनता क्या करेगी, अपने पे खुद पे ही शासन करेगी, ये है जनतांत्रिक सिद्धांत। तो आपने कैसा बल प्रयोग करना है, तो उन बच्चों को आत्मबल का प्रयोग करना सिखाना है,
उनको आपने बाहरी रूप से कोई भी दंड नहीं देना, या हम ये कह सकते हैं उन पर कोई भी अनुशासन स्थापित नहीं करना, बाह्य अनुशासन स्थापित नहीं करना, बल्कि उन्हें आत्म अनुशासन सिखाइए। अगर आपका शिक्षण इतना रुचिकर होगा, इतना आनंददायी होगा, आपके स्टूडेंट्स की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होगा, उनकी योग्यताओं के अनुसार होगा, तो इसका मतलब उनका ध्यान बाहर जाएगा ही नहीं, वो अनुशासन में ही रहेंगे। जनतांत्रिक सिद्धांतों की अपने आप ही पालना हो जाएगी। आपको केवल अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने की ज़रूरत है। तो आपने कक्षा शिक्षण कराते हुए, बच्चों को कक्षा में पढ़ाते हुए इस बात का भी ध्यान में रखना है, ये है जनतांत्रिक सिद्धांत। चलिए आगे बढ़िए। अगला सिद्धांत है हमारा क्रिया का सिद्धांत। हम सभी जानते हैं कि हमें कुछ सीखना है तो उसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होनी चाहिए। अगर ज्ञानेंद्रियां सक्रिय नहीं होती तो हम कुछ भी सीख नहीं पाते। तो एक कुशल अध्यापक वही होता है जो अपने अध्यापन में इन ज्ञानेंद्रियों को जागृत अवस्था में रखता है। किन की ज्ञानेंद्रियां? खुद की तो रखेगा ही रखेगा, बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को जागृत अवस्था में रख सके, उनका ध्यान इधर उधर ना जाने दे। इसके लिए वो क्या करता है? क्रिया के सिद्धांत की अनुपालना करता है। अब आप एक बात बताइए, अगर सारा का सारा पाठ बच्चा पढ़ता है केवल सुन करके, शिक्षक पढ़ता है पूरे के पूरे पाठ को और विद्यार्थी केवल बैठ करके सुन रहा है, उसका ध्यान कब तक वहाँ तक जाएगा? नहीं जाएगा। अगर आप वही थोड़ा थोड़ा सारी क्लास के बच्चों से पढ़ा रहे हो तो बच्चों को एक तो ये ध्यान रखना है कि जब उसकी बारी आए तो कहाँ तक लेसन हो चुका है, नहीं तो फिर क्या है, डांट पड़ेगी उसको थोड़ा सा। और डांटना भी ऐसा नहीं, ऐसा शिक्षक नहीं बनना। अभी मैंने बताया जनतांत्रिक सिद्धांत में कि उसने गलती की तो उसके बाद आप उसको मारने लग जाओ, नहीं, एक लिमिट है, डांट की भी एक लिमिट है, जिसे हम कहते हैं नकारात्मक पुनर्बलन जो उसको देना है, या नकारात्मक जो उसको रिस्पॉन्स देना है, पृष्ठ पोषण देना है, उसकी भी एक लिमिट है, एक अच्छे शिक्षक जो उसकी पालना करते हैं। तो यहाँ पे क्रिया के सिद्धांत में अगर आप सारा काम क्लास का खुद ही किए जा रहे हो, बच्चों से कोई क्रिया ही नहीं करवा रहे हो, तो बच्चे आपकी क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उनकी ज्ञानेंद्रियां सुषुप्तावस्था में रहेंगी, जागृत अवस्था में नहीं आएंगी। तो इसके लिए क्या अच्छा है कि आप पहले आदर्श वाचन करें और उसके बाद उनसे अनुकरण वाचन कराएं। अब मैंने यहाँ पे दो ये शब्द बोल दिए, आप अभी अभी हिंदी में आए हो, आपके लिए थोड़ा सा, आपने माइक्रो टीचिंग भी नहीं की तो आपके लिए थोड़ा सा नए शब्द हो गए कि मैडम ये आपने बोला आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, ये बताओ। वैसे तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में लास्ट ईयर आप सारे बच्चों को इसके बारे में पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? अध्यापक के द्वारा। अनुकरण वाचन विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है। जब भी हम किसी पाठ को पढ़ाते हैं तो उसे हमने इसी तरह से पढ़ाना होता है हिंदी में। अब आप हिंदी में आए हो ना, तो हिंदी में हमें किसी पाठ को पहले अध्यापक आदर्श वाचन करता है और उसके बाद जो विद्यार्थी हैं वो अनुकरण वाचन करते हैं। स्टेप होते हैं, और भी स्टेप हैं, 6 से 7 स्टेप हैं, ठीक है। वो जब आप लेसन प्लान करोगे, पाठ योजना करोगे, तब मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे क्रिया के सिद्धांत में हमें आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन दोनों को ही महत्व देना है। ये है क्रिया का सिद्धांत। और क्रिया का सिद्धांत सीधी तरह से यही कहता है कि क्लास में बच्चों को बिजी रखो, बस काम में लगाए रखो, बिजी रखो, तब उनका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। फिर रुचि का सिद्धांत तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने अभी बताया ना, अगर आपका शिक्षण बच्चे की रुचि के अनुसार नहीं होगा तो बच्चा कतई क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेगा, या फिर ये कह सकते हैं कि उसका अधिगम ही नहीं होगा, वो सीखेगा ही नहीं जब तक कि उसको कक्षा में आनंद नहीं आएगा। अब आनंद दिलाने के लिए या उसकी रुचि विकसित करने के लिए शिक्षक को कोई उसकी कक्षा में डांस नहीं करना, उसके सामने नृत्य नहीं करना है, बल्कि अपने शिक्षण को इतना प्रभावी बनाना है कि वो बच्चा अपने आप से अधिगम करने के लिए मजबूर हो जाए, सीखने के लिए मजबूर हो जाए, कक्षा में ध्यान लगाने के लिए मजबूर हो जाए, उसको आनंद आए, कक्षा में उसको रुचि आए। जैसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कविता शिक्षण कराते हैं बच्चों को हिंदी के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ तो हम हिंदी की बात करेंगे ना। अब हम उसको पोयम पढ़ा रहे हैं, कविता शिक्षण करा रहे हैं, तो हम क्या करें, जो एक गीत प्रणाली होती है, यानी गा करके कविता को पढ़ना, और एक नाट्य प्रणाली होती है। नाट्य प्रणाली मतलब साथ साथ में एक्शंस करना या नाटक करना, ठीक है, ऐसे उसको कविता पढ़ानी चाहिए। और ऐसे अब आप मान लो सीनियर सेकेंडरी पर ऐसे पढ़ा रहे हो तो बच्चे हंसेंगे आप पे, नहीं, ऐसा वहाँ नहीं होना चाहिए। ऐसा कहाँ होना चाहिए? यहाँ प्राइमरी लेवल तक, प्राथमिक कक्षाओं पे आप ऐसा कर सकते हो।
प्राथमिक कक्षाओं के जो बच्चे हैं वो इसमें आनंद लेंगे, उनको बहुत ही रुचि आएगी। ठीक है। और अगर हम बात करें माध्यमिक की, ठीक है, माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक स्तर पर इसके प्रयोग की बात करें तो ये वहाँ पे नहीं चलेगा काम। वहाँ तो बच्चे हंसने लग जाएंगे कि शिक्षक ये क्या कर रहा है, गा गा करके पोयम को पढ़ रहा है, कविता को पढ़ रहा है और उसके साथ साथ क्या कर रहा है, नाटक भी कर रहा है, एक्शंस भी कर रहा है। नहीं, वहाँ नहीं चलेगा। तो प्राथमिक कक्षाओं को हमें इस प्रणाली से पढ़ाना चाहिए। और मैं वैसे आपको एक बात कहूँ तो मैं यहाँ पे प्राथमिक कक्षाओं की ही बात करूँगी। प्राथमिक कक्षाओं में कहाँ तक कक्षाएँ आती हैं? कक्षा 1 से 8 तक। आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एमए किए हुए होते हैं, बीएड करने के बाद वो सेकंड ग्रेड का पेपर, फर्स्ट ग्रेड का पेपर दे पाएंगे, लेकिन एक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है वो रखी गई है बीएड के लिए बीए, बीएससी, यानी ग्रेजुएशन कह लो, बीए, बीएससी, बीकॉम, ये सारा कुछ, यानी एक ग्रेजुएशन करके बच्चे हमारे पास आते हैं। तो ग्रेजुएशन करने के बाद जब बच्चे बीएड करते हैं, यानी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जाती है बीए, बीएड या बीएससी बीएड या ग्रेजुएशन प्लस बीएड, तो वहाँ पे वो स्टूडेंट कौन सा पेपर देते हैं? थर्ड ग्रेड का पेपर देते हैं। ठीक है, वो थर्ड ग्रेड का पेपर देते हैं। सेकंड ग्रेड के लिए आपको एमए होना ज़रूरी है। तो आप में से बहुत सारे हैं ऐसे जो एमए किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं, एमकॉम किया हुआ है जिन्होंने, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँगी मिनिमम क्वालिफिकेशन की। तो आप सब लोगों ने थर्ड ग्रेड का पेपर देना। आप दोगे सेकंड ग्रेड का जिन्होंने एमए किया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड का भी दोगे, लेकिन यहाँ पे हम 6 to 8 क्लास की ही बात करते हैं बच्चों। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब आप लेसन प्लान बनाते हो, जब आप पाठ योजना बनाते हो, तो आप 6ठी से 8वीं कक्षा की जो किताबें हैं उनमें से लेसन बनाते हो। आपको पता ही है सब कुछ, पिछली कक्षा में भी आपने ऐसा ही किया होगा और यहाँ पे भी ऐसा ही है। आपने पाठ उठाना है पाठ योजना के लिए तो 6ठी से 8वीं की किताबों में से ही उठाना है। चलो, ये भी हो गया रुचि का सिद्धांत। अब देखिए विभाजन का सिद्धांत क्या कहता है। विभाजन करना मतलब बांटना। देखो, जिस तरह से अगर थाली में भोजन रखा हुआ है तो वो सारा का सारा भोजन एक बार में हम ग्रहण नहीं कर सकते, इसी तरह से हमें पाठ को भी छोटे छोटे सोपानों में विभक्त करके पढ़ाना चाहिए। और जब आप पाठ योजना सीखोगे ना हिंदी में, तो आपको पता चलेगा कि हम पूरे पाठ को 3 से 4 भागों में डिवाइड करते हैं। अब माना कि आप हिंदी में अब आए हो, आपने अभी पाठ योजना हिंदी की देखी नहीं है, लेकिन पिछली कक्षा में चाहे आप एसएसटी में थे, सिविक्स में थे, हिस्ट्री में थे, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में थे आर्ट्स के, लेकिन वहाँ पे भी आपने जो अपना लेसन प्लान पाठ योजना सीखी होगी, तो उसमें जो आपका छात्र अध्यापक कथन या छात्र अध्यापिका कथन है वो 3 से 4 बार आता है, ये पता होगा आपको। जो शिक्षण बिंदु होते हैं वो 3 से 4 होते हैं, ये पता है ना। तो वहाँ भी क्या करते थे, 3 से 4 शिक्षण बिंदु पढ़ाते थे ना। तो यहाँ हमारे हिंदी में शिक्षण बिंदु क्या चीज़ है? हमारे हिंदी में शिक्षण बिंदु है हमारे पाठ के पाठ भाग जो हमने किए हुए हैं। तो इस तरह से हम पूरे पाठ को 3 से 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ाते हैं। और एक हिंदी शिक्षक को इसका भी ध्यान रखना है, विभाजन के सिद्धांत की पालना करनी है। पूरे पाठ को एक बार में नहीं पढ़ाना है, 3 से 4 भागों में पढ़ाना है। ठीक है, चलिए। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है। पिछले साल पूरा साल इसको पढ़ के आए हो, इसको जानकर आए हो। मनोविज्ञान ये कहता है कि प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है, प्रत्येक बालक की आवश्यकता दूसरे बालक से भिन्न होती है, प्रत्येक बालक की रुचि दूसरे बालक से भिन्न होती है। और आपने कक्षा शिक्षण कराते हुए सब बच्चों को ध्यान में रखना है। कक्षा में सारे एक ही बुद्धि के बालक नहीं होंगे, कुछ प्रतिभाशाली होंगे, कुछ मंद बुद्धि होंगे, कुछ पिछड़े बालक होंगे, कुछ सामान्य बालक होंगे। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट जैसे जो ठीक ठाक होते हैं पढ़ने में, प्रतिभाशाली मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, आप आधी बात बोलते हो उनको पूरी बात समझ में आ जाती है, ऐसे वाले बच्चे। और कुछ होते हैं पिछड़े हुए, या फिर हम कह सकते हैं समस्याग्रस्त, या फिर हम कह सकते हैं मंद बुद्धि बालक। तो आपने अपनी कक्षा शिक्षण को इस तरह से सेट करना है, इस तरह से व्यवस्थित करना है कि उसमें सभी को समझ में आ सके, सभी उसमें इंटरेस्ट ले सकें, चाहे वो किसी भी बुद्धि के हों। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट है योजना का सिद्धांत। तो पाठ योजना बनाना योजना का सिद्धांत है। कक्षा में जाने से पहले आपने पूरी तैयारी कर लेनी है, पूरी पाठ योजना बना लेनी है कि कक्षा में आज आप बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हो। ठीक है, तो ये है योजना का सिद्धांत। प्लानिंग के साथ चलना है। देखिए, प्लान करके चलते हैं तभी हम सफल होते हैं। बिना प्लानिंग के घर से निकल जाते हैं, पता है नहीं जाना कहाँ है, पता है नहीं जाना कैसे है, जाना कब है, तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बहुत सारे साधन, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा श्रम,
शक्ति वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए सब कुछ क्या करना है, प्लान बना के करना है। तो हिंदी शिक्षक को भी कक्षा में जाने से पहले योजना बनानी चाहिए और फिर अपने शिक्षण को योजना के अनुसार ही कराना चाहिए। तो ये थे हमारे कक्षा शिक्षण के सिद्धांत। अर्थात एक शिक्षक को कक्षा में शिक्षण कराना है तो इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ आज हमारी दूसरी यूनिट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। 2 यूनिट हमने पढ़ ली हैं हिंदी शिक्षण में। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तीसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे।